हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान रोडवेज भर्ती 2025 से रिलेटेड। हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और आज चौथी क्लास है। और इस क्लास के अंदर हम प्राथमिक उपचार से रिलेटेड बाकी बातें हैं वो करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी बहुत कम समय बचा है। तो प्राथमिक उपचार के रिलेटेड हमारी क्लासें कर रहे हैं। रोडवेज की जो टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट सिलेबस के जो टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे मिल जाएगी। और 1000 से ज़्यादा जो आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, सिर्फ प्राथमिक उपचार और यातायात नियम के दोनों को मिलाकर के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस है, उनका टेस्ट क्वेश्चंस का वो भी आपको इसी टेस्ट सीरीज के साथ में मिल जाएगा। और इन क्लासेस की पीडीएफ वगैरह है वो सभी एग्जाम बंधु एकेडमी ऐप है प्ले स्टोर से, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और बाकी जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अपडेट्स के लिए। तो देखिए, ये है आपके रोडवेज भर्ती टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन मोड पे है। सिर्फ टोटल 18 टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, जिसके अंदर 14 तो आपके कौन से हैं, 14 तो आपके फुल टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, 14 आपके फुल टेस्ट रहने वाले हैं और चार आपके कौन से टॉपिक टेस्ट रहने वाले हैं। टॉपिक टेस्ट में जैसे मैंने आपको बता दिया, एक तो है आपके राजस्थान जीके का। ठीक है, एक तो है राजस्थान जीके का और एक टेस्ट है आपके करंट और मैथ का, साथ में करंट प्लस मैथ। ठीक है, इन जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उन्हीं टॉपिक को यहाँ से उठाया गया है। और तीसरा है आपके यहाँ पर करंट मैथ्स हो गया, जीके हो गया और हिंदी और इंग्लिश का साथ में। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश का एक टेस्ट अलग है। और 3 टेस्ट हो गए। चौथा टेस्ट हो गया आपके प्राथमिक उपचार और यातायात नियम, इन दोनों का एक 100 क्वेश्चन का जैसा आपका पैटर्न है। ठीक है, उस आधार पर है वो एक टेस्ट है। ठीक है, उस आधार पर एक टेस्ट है, यानी कुल मिलाकर के 4 तो आपके टॉपिक टेस्ट है और 14 आपकी क्या है, 14 आपके फुल टेस्ट इसमें रहने वाले हैं। टोटल 18 टेस्ट मिलेंगे। 1000 से ज़्यादा जो है आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। मात्र 99 रुपये के अंदर है, ऑफर चल रहा है अभी। तो अभी इसको जो है ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको है 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं और हमें किस तरीके से है वो पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये प्ले स्टोर पर जो है ऐप आपको मिल जाएगा, लोगो आपको यही दिखेगा, तो ये देख लेना। ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अब देखो, शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से ब्लीडिंग से। ठीक है, रक्तस्राव से शुरू कर रहे हैं। परिभाषा रक्तस्राव की, ब्लीडिंग की। देखो, हमने लगभग 3 क्लासें पढ़ी है और 3 क्लासों के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, एक बार बेसिक से सिलेबस किया ऊपर ऊपर से, फिर हम जो है आप वापस डिटेल में सिलेबस कर रहे हैं। और बहुत कुछ चीज़ें हमारी पढ़ी हुई है, बहुत कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की, कुछ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो चीज़ पे इंपॉर्टेंट लगा दूं वो आपको लिखना है, और जो चीज़ मैं आपको कह दूं कि ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉमन सेंस है। क्योंकि वहाँ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन डिसाइड करना है, 3 आपके एक तरफ आएंगे, एक ऑप्शन थोड़ा अलग आएगा, वो आपको सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस से आपको क्वेश्चंस के आधार पर आपको आइडिया लग जाएगा। तो वो 1000 क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लेना, जिससे आपको बहुत सारी इसमें आपको हेल्प हो जाएगी। और लगभग उम्मीद है कि उन्हीं 1000 में से सीधे सीधे आपके प्रश्न है वो आपके सीधे आ जाएंगे। ठीक है, और क्लासेस आप देख लेना पूरी। जैसे देखो, परिभाषा, चोट के कारण रक्त वाहिकाओं की झिल्ली फटने या कटने से रक्त बहना। मैंने आपको बता दिया, रक्त की जो हमारी वाहिकाएं हैं, शिरा और धमनी, 2 तरह की जो है वो मुख्यतः वाहिकाएं होती हैं। और यदि इनमें कहीं पे चोट लगती है या कट जाती है या इनकी झिल्ली फट जाती है तो क्या है, तो ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होती है। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त धमनियाँ, एक तो धमनियाँ और सिरों में बहता है। रक्त हमारे शरीर में कहाँ कहाँ बहता है, धमनियाँ और सिरों में बहता है। मैंने आपको पहले बताया था कि हृदय से जो रक्त पंप होकर के शरीर के विभिन्न भागों के अंदर जाता है वो धमनियों के माध्यम से जाता है। क्या हृदय है वो बड़ी स्पीड से पंप करता है, तो रक्त बड़ा तेज गति से है वो शरीर के सभी अंगों के अंदर जाता है, वो धमनियों से जाता है। इनकी दीवारें वगैरह मोटी होती है। सिरें जो है उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इनके अंदर शुद्ध रक्त है, इनके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। ये शिराएं जो शरीर से अशुद्ध रक्त है वो वापस इकट्ठा करके वापस जो है आपके यहाँ पर फेफड़ों की तरफ लाता है शुद्ध करने के लिए। ठीक है, वो होती है शिराएं। तो शिराएं के अंदर रक्त की गति थोड़ी धीमी होती है क्योंकि अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और
यहाँ पर क्या है, शुद्ध रक्त होता है। तो शिराएं है जो शरीर के बाहरी भागों के अंदर ज्यादा होती है, धमनियां है वो आंतरिक भागों के अंदर ज्यादा होती है। जैसे आप यहाँ पर ये जो बाहर की जो ये देख रहे हो, ये ज्यादातर जो है आपके कौन सी है, शिराएं हैं, ठीक है। और धमनियां इसके जस्ट अंदर है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़ों में, फिल्मों में देखा होगा कि जो है यहाँ पर लड़के लड़कियां यहाँ से कट लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से कट लगाने पर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो क्या काटते हैं, वो सिरा काटते हैं, ठीक है। सिरा में अंदर क्या है, रक्त बहुत धीरे चलता है, अशुद्ध रक्त आता है। तो वो जो यहाँ पर, यहाँ से जो ये नाड़ काटते हैं उसमें क्या है, कम रक्त आता है, ठीक है। अगर वो अंदर से धमनी को काट दे तो उसकी मृत्यु है वो जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसका रक्त इतनी तेजी से निकलता है, ठीक है। तो शुद्ध रक्त होता है वहाँ। तो जो धमनी काटने पर मृत्यु जल्दी होती है बजाय सिरा के, ठीक है। तो ये जो काटते हैं वो सिरा काटते हैं। तो यहाँ पर ये बात है। जब दुर्घटना या चोट के कारण वाहिनियां क्षतिग्रस्त हो जाती है तो रक्तस्राव और ब्लीडिंग होती है। चलो अब इनके देखो स्वरूप या प्रकार की बात में देखें, जैसे धमनी रक्तस्राव है, यहाँ का रक्त वो कैसा, शुद्ध होता है, चमकदार लाल होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। शुद्ध किससे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन हो वही शुद्ध होता है, ठीक है। चटक लाल होता है, उच्च दबाव से, हाई स्पीड से, उच्च दबाव से, प्रेशर से, धड़कन के साथ बहता है, रक्त तेजी से बहता है। मुख्य धमनी कटने पर रक्त कई फीट ऊपर तक उछल सकता है, ठीक है। और अत्यधिक रक्त हानि का खतरा, ये सबसे खतरनाक रक्तस्राव होता है, ठीक है। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। शीरप रक्त होता है तो गहरा लाल होता है, कम दबाव से बहता है, रक्त धीरे धीरे बहता है, ठीक है। और इसके अलावा कोशिकीय रक्तस्राव होता है, उत्तक या कोशिकाओं से धीरे धीरे, ये कोई जो झिल्ली वगैरह जैसे यहाँ से फट जाती है ना, भाई ये तो नाड़ है, ये काट दी, ये तो सीरा है, लेकिन कहीं पर अपने जैसे चमड़ी वगैरह छिल जाती है और झिल्ली वगैरह से कोई से कट जाती है, तो वहां से जो छिलने से जो आपके रक्त आता है, ठीक है, वो रक्त कौन सा, कोशिकीय रक्त होता है, कैपिलरी ब्लीडिंग होता है। ये रक्त क्या है, सामान्यतः कम आता है और धीरे धीरे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कहीं पे छिल जाए या और कुछ भी हो जाए आपके शरीर के अंदर, तो आपने देखा होगा लाल लाल हो जाता है, हल्का हल्का रक्त आता है, ठीक है। तो वो जो है आपके कोशिकीय रक्त होता है, लाल रंग होता है, हल्का हल्का रिश्ता है और सामान्य हल्की चोटों के अंदर ये होता है, ठीक है। 3 प्रकार के हो गए, धमनी, शीरा और कोशिकीय। उसके बाद में देखो उपचार, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें, रोगी को शांत रखें, गांव पर दबाव लगाए, यदि गांव में कोई वस्तु फंसी है तो न निकाले, उसके चारों ओर दबाव बनाए, ठीक है। सिर पर घाव हो तो सिर को ऊंचा रखें, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर टोर्निक्यूट यानी दबाव पट्टी लगाए केवल ऊपरी अंगों पर, ठीक है। जो अत्यधिक अगर रक्तस्राव हो रहा है तो वहां पर दबाव पट्टी है उसको जोर से लगा दे, बांधते। तो ये उपचार है, इनको ध्यान में रखा। ये कॉमन सेंस की बात है, आपके सामने ऑप्शन में आएगी तो आप ऐसे इनको कर लोगे, ठीक है। स्थान के आधार पर रक्तस्राव, अब स्थान के आधार पर एक होता आंतरिक और एक होता बाहरी। मैंने बताया कि रक्त शरीर के अंदर बहता है और दिखाई नहीं देता। ये जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है ना, ये खतरनाक होती है, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ये क्या और ज़्यादा खतरनाक होती है। जैसे मान लो कहीं शरीर के अंदर ऐसी जगह लग गई और अंदर से ही जो है वो रक्त बह करके अंदर ही गिरने लग गया, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। बाहर जैसे यहाँ पर लग गई, बाहर रक्त गिर रहा है तो फिर भी जो चीज़ें समझ आते हैं, पता चलता है। इंटरनल ब्लीडिंग के अंदर पता जो है वो कम चलता है, ठीक है। तो शरीर के अंदर बहता, बाहर दिखाई नहीं देता है, ये शरीर के भीतर होता है, जानलेवा हो सकता है। अंदरूनी अंगों की यदि कोई क्षति होती है, जैसे सिर के अंदर पेट या छाती की जो चोट होती है अंदरूनी, वहां से अपने को पता नहीं चलता, और अंदर से कोई जो है धमनियां, शीरा वगैरह जो है कट जाती है और अंदर ही अंदर रक्त बहने लग जाता है, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। बाहरी एक्सटर्नल जो ब्लीडिंग होती है वो शरीर की सतह से बाहर निकलता है और ये खुले गांवों में होता है, ठीक है। ये खुले गांवों के अंदर होता है। रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचार की यदि बात करें, देखो यदि मामूली रक्तस्राव हो, ठीक है, यदि मामूली रक्तस्राव हो तो घाव को लवण युक्त पानी या साफ पानी से धोए, ठीक है। यदि मामूली रक्तस्राव हो तो घाव को लवण युक्त पानी या साफ पानी से धो दे और एंटीसेप्टिक मरहम पट्टी लगा के, ठीक है, बांधे। यानी एंटीसेप्टिक मरहम लगाए और फिर उस पर क्या बांधे, बैंडेज या पट्टी बांधे, ठीक है। आगे हम पट्टियों का प्रकार वगैरह सब पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार की पट्टियां होती है और किस किस तरीके की जो पट्टियां हैं वो बांधी जाती है, हाथ पे, अंगुली पे और जो है कंधे पे, सब एक एक अंग की अलग अलग पट्टियां होती है, हम सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीसेप्टिक मरहम लगाया जाता है और फिर पट्टी बांध दी जाती है, ये तो नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। आंतरिक ब्लीडिंग के लिए पीड़ित को गर्म रखें, कंबल ओढ़ाएं, ठीक है। आंतरिक ब्लीडिंग होती है तो पीड़ित को जो है वो गर्म रखे, ठंडा नहीं होने दे, ठीक है। पहली बात याद रखें ये। और पीड़ित को कुछ खाने या पीने को नहीं दे, ये पॉइंट भी याद रखें। देखो आंतरिक ब्लीडिंग के अंदर कुछ अलग पॉइंट है, ठीक है, जो आप भूल सकते हो, इनको जो मैं आपको कहूँ याद रखें, इनको याद रखना आपको और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये 2 पॉइंट याद रखें। यदि आंतरिक ब्लीडिंग हो तो तुरंत कंबल ओढ़ाए, गर्म रखें और पीड़ित को कुछ खाने पीने को नहीं दे, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बाहरी रक्तस्राव की बात करें तो पीड़ित को लेटाएं,
घायल अंग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाए। ठीक है, जो घायल अंग होता है, जैसे पैर में लगी है तो पैर को ऐसे लटा दे और पैर को थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि हृदय का जो लेवल है उस लेवल से क्या है पैर ऊपर हो जाए, ताकि जो है रक्त है वो थोड़ा कम बहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, हृदय के स्तर से ऊपर उठाए घायल अंग को। यदि रक्तस्राव अधिक है तो दबाव डालकर प्रेशर बैंडेज से वो बैंडेज करें, पट्टी बांधे और रक्त को जो है वो पट्टी बांध करके रोके। तो ये सामान्य सी बात है। यहाँ पर याद रखने लायक एक बात है आपकी कि जो शरीर का जो अंग है वो हृदय के स्तर से ऊपर रखें। ठीक है, जहां जो पीड़ित जो चोटिल अंग है वो। ठीक है, 2 पॉइंट ये और ये 3 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, कॉमन सेंस की है, आप एग्जाम में सही कर लोगे, टेंशन नहीं लेनी अपनी किसी बात की। ठीक है, धमनी मैंने बता दिया, चटक लाल तेज बहाव, शिरा गहरा लाल धीमा बहाव, कोशिका रक्त सतही है लेकिन हल्का बहाव है, आंतरिक रक्तस्राव दिखाई नहीं देता है, बाहरी घाव स्पष्ट होता है, और रक्तस्राव में प्राथमिक उद्देश्य रक्त का बहना रोकना और संक्रमण से बचाव करना। कुछ भी याद करने लायक चीज़ें नहीं है, मैंने सारी बता दी है बस। ठीक है, एक बात से ध्यान रखोगे, धमनी क्या है, शिरा क्या है। ठीक है, नाक से जो है वो खून बहती है जिसे हम नक्सीर कहते हैं, नोज ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, और इसका जो चिकित्सा के रूप में शब्द है वो क्या है, एपिस्टाक्सिस। ठीक है, जो भी है यहाँ पर है एपिस्टाक्सिस जो भी है। ठीक है, देख लेना और ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, बाकी मुझे नहीं लग रहा पूछेंगे, आप ये ध्यान में रखना। ठीक है, शुष्क हवा नाक के रास्ते का सूखना, कारण क्या है, यदि कोई ज़्यादा शुष्क हवा चलती है और नाक का यदि कोई रास्ता सूख गया तो। दूसरा कारण क्या है, नाक नोचना या चोट लगना, अंदरूनी कोई चोट लग गई या फिर जो है नाक के रास्ते अगर सूख जाते हैं शुष्क हवा के कारण, तो ये जो है नक्सीर या खून बहना लग जाता है। ठीक है, इसको उपचार क्या है, रोगी को सीधा बैठाएं और थोड़ा आगे झुकाएं, नथनों का बाहरी भाग नासिका को कोमल हिस्से पर अंगूठा और तर्जनी से दबाएं। ये जो आपके बाहरी भाग है कोमल हिस्सा, उसको अंगूठा और तर्जनी अंगूठी इससे जो है वो तेज दबाएं हल्का सा, और रोगी को मुंह से सांस लेने के लिए कहे। ठीक है, नाक बंद करें और मुंह से सांस लेने के लिए नाक को थोड़ा ऐसा ऊपर कर, और इससे क्या है, इससे आराम मिल जाएगा। 10 मिनट तक है वो दबाव बनाए रखें, और रक्तस्राव बंद होने पर ऐसे जैसे यहाँ पर जैसे ऐसे करके और ऐसे कर ले, तो यहाँ पर क्या है 10 मिनट का दबाव बनाए रखें। रक्तस्राव बंद होने पर दबाव हटाएं और जांचें। यदि रक्तस्राव बंद न हो तो चिकित्सा सहायता लें। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बचपन में ये सभी के साथ में हुआ है और आज भी होता है, तो यहाँ पर कोई घबराने वाली इतनी बात है नहीं, जो है वो सरल है और ये आप सभी इस चीज। अब देखो, ड्रेसिंग पट्टी एवं मरहम पट्टी। ठीक है, यानी ड्रेसिंग या फिर मरहम पट्टी, यानी जो जहाँ पर घाव वगैरह आ जाता है, चोट वगैरह लग जाती है, तो उस घाव पर जो पट्टी करते हैं उस पट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ प्रकार वगैरह है, सामान्य सी बातें हैं, हालांकि हो सकता है नॉर्मल जो है वो आपको ऊपर ऊपर से कुछ पूछ ले, तो देख लेते हैं। ड्रेसिंग घाव से सीधे संपर्क में होती है। जो ड्रेसिंग या मरहम पट्टी जिसको बोलते हैं, यह क्या होती है, जैसे मान लो चोट लग गई और चोट के ऊपर क्या है कि डॉक्टर वगैरह अपन जाते हैं ना, तो सबसे ऊपर पहले एक छोटी पट्टी है वो लगाते हैं, जैसे इतनी सी छोटी सी है वो पट्टी लगाते हैं। यहाँ पर मान लो चोट लग गई, ठीक है, यहाँ पर वो क्या करते हैं, छोटी सी पट्टी लगाते हैं ऐसी, उसके ऊपर फिर वो एक जो है वो दूसरी पट्टी बांधते हैं। यानी जो सबसे घाव के सबसे नजदीक सबसे पहले जो छोटी सी जो पट्टी बांधते हैं उसको बोलते हैं मरहम पट्टी या ड्रेसिंग पट्टी। मतलब पट्टी तो पूरी को मरहम या ड्रेसिंग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक पट्टी होती है और द्वितीयक पट्टी होती है। दो प्रकार की ये पट्टी होगी, एक प्राथमिक होगी और एक द्वितीयक होगी। जो सबसे जो नजदीक होती है वो प्राथमिक होती है, उसके जिस ऊपर बांधते हैं वो द्वितीयक पट्टी होती है। यानी ये जो है सीधे घाव के सीधे संपर्क में होती है। घाव या रोगग्रस्त ऊतकों पर विभिन्न पदार्थों से ये बनाई जाती है। अब ये अलग अलग तरह की पट्टियां होती है, आपने भी देखा होगा कई तरह की पट्टियां होती है, ठीक है, गर्म पट्टी अलग होती है और मतलब बहुत सारी पट्टियां होती है, 4-5 प्रकार की लगभग पट्टियां होती है। ठीक है, हॉस्पिटलों के अंदर टेक्निकल जो है वहाँ पर वर्ड है उन पट्टियों के अलग अलग। ठीक है, तो हमसे ज़्यादा जो समझ है वो रखते हैं, तो हमें क्या है सामान्य जो है जानकारी इसकी, प्राथमिक उपचार मतलब सामान्य जानकारी हमें इसकी रखनी पड़ती है। ठीक है, देखो प्राथमिक घाव ड्रेसिंग, ठीक है, प्राथमिक घाव ड्रेसिंग मतलब है प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग। ठीक है, प्राइमरी जो वाउंड ड्रेसिंग है ये घाव पर सीधे लगाई जाती है, जैसे घाव की पट्टी जिसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राथमिक लगाई जाती है। इसके अंदर कुछ 3-4 तरह की पट्टियां होती है। ठीक है, एक हाइड्रोजन ड्रेसिंग होती है, एक होती है हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग। ठीक है, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, एक हाइड्रोजन ड्रेसिंग, एक होती है फोम ड्रेसिंग और एक होती है अल्गिनेट्स ड्रेसिंग। 4 हो गई।
ठीक है, लगभग 4-5 हो सकती है, 1-2 प्रकार हो सकता है और भी हो। ठीक है, हॉस्पिटल में बहुत तरह की पट्टियाँ चलती है, अलग अलग हॉस्पिटलों में जो है वो नई नई पट्टियाँ चलती है, नई नई पट्टियाँ बना बना लेते हैं। ठीक है, फिर ये वेरिएशन जो है वो कंट्री वाइज भी वेरिएशन करती है कि अलग अलग कंट्रियों के अंदर जो है यहाँ के उपकरण वगैरह सिस्टम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो जो है हमें सामान्य सी इनकी जानकारी रखनी होती है, कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाता है कि ये कितने प्रकार होते हैं इनके पट्टियों के, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, प्राथमिक घाव ड्रेसिंग कौन सी होती है, जो घाव के सबसे नज़दीक या सीधे घाव के ऊपर लगाई जाती है वो प्राथमिक होती है, और जो इसके ऊपर लगाई जाती है वो द्वितीयक होती है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रकार किसका है, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोराइड फोम और एल्गिनेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए जो है चीज़ें पूछी जाएगी कि निम्न में से ये जो है वो किसके प्रकार है, इस तरीके से आ सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा नाम है वो चर्चा में यही रहते हैं, तो ये ध्यान में रखना, ये 4 है। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय ड्रेसिंग, ये प्राथमिक ड्रेसिंग को सुरक्षित रखने वाली होती है, यानी प्राथमिक ड्रेसिंग के ऊपर लगाते हैं हम, क्योंकि वो जो पट्टी है उस पट्टी के ऊपर हम जो पट्टी लगाते हैं उसको बोलते हैं द्वितीय। ये प्राथमिक को क्या रखती है, सुरक्षित रखती है। और इसके अंदर होती है एक अब्जॉर्बेंट होती है, यानी अवशोषक पट्टी होती है, एक क्रैप बैंडेज होती है, यानी क्रैप पट्टी होती है, एक गोज बैंडेज होती है, गोज पट्टियाँ होती है, एक ट्यूबुलर बैंडेज होती है, ट्यूबुलर नेट होती है। तो 4 नाम तो वो हो गई प्राथमिक के अंदर, 2 तो हाइड्रोजन से हो गई, एक हाइड्रोजन हो गई, एक हाइड्रोक्लोराइड हो गई। ठीक है, 2 तो वहां पर हाइड्रोजन से भी हो गई, प्राथमिक है, हाइड्रोजन ड्रेसिंग और हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो विलियन किस काम में आता है, जो पट्टियां वगैरह है वो चिपक जाती है उसको उतारने के लिए उस विलियन को काम में लिया जाता है, ताकि दर्द ज़्यादा नहीं हो या चमड़ी साथ में नहीं खींचे, उसके लिए वो विलियन काम में लिया जाता है। तो वो हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक, उस आधार पर याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन ड्रेसिंग और हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग है वो सबसे नज़दीक होती है। एक फोम ड्रेसिंग और एक एल्गिनेट्स ड्रेसिंग, 4 हो गई ये। और द्वितीय के अंदर 4 हो गई, कौन सी, अवशोषक पट्टी, क्रेप पट्टी, गोज पट्टियाँ और ट्यूबुलर नेट पट्टी, ये 4 8 है। इसके अलावा भी हम 1-2 जो है अन्य महत्वपूर्ण के रूप में पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार की पढ़ेंगे, लेकिन आप जो है मोटे मोटे तौर पर ये याद रखना है आपको। ठीक है, जो मैं बताऊं कि याद रखना है तो इसको आप नोट भी कर सकते हो, 4 नाम वो और 4 नाम ये, 8 नाम है। इसको आप थोड़ा बहुत आइडिया भी रख लोगे तो भी आपको लग जाएगा कि हाँ यार ये हमने द्वितीय में पढ़ा था, वो हमने प्रथम में पढ़ा था, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो कि गोज पट्टी, ठीक है, ये जो है ये पट्टी कौन सी है, गोज पट्टी, जो ऊपर लगाते हैं, गाँव वाली जो पट्टी है प्राथमिक के ऊपर लगाते हैं वो द्वितीय पट्टी है, गोज पट्टी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हॉस्पिटल में सामान्य इसका उपयोग होता ही है। जैसे ये 1 इंच की जो पट्टी होती है, 1 इंच की पट्टी ये कहाँ पर लगाई जाती है, उंगली पर लगाई जाती है। ठीक है, 1 इंच की पट्टी उंगली पर लगाई जाती है। 2 से जो 2.5 इंच की पट्टी होती है इसमें ये भुजा पर लगाई जाती है। 3 से 3.5 इंच की जो पट्टी है वो आपके पैर पे लगाई जाती है। निचला पैर का मतलब हो गया जो आपके टखने से जो नीचे का पैर है उस पैर की बात करें। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे ऊपरी टांग, एक निचली टांग। ऊपरी टांग है जो टखने से जो आपके पेट का जो जॉइंट हिस्सा है यानी फीमर, ठीक है, यहाँ तक का जो भाग है वो ऊपरी टांग के आता है, और वो निचली टांग है। जैसे हाथ में भी आएगा निचला हाथ, ये जो भाग है ये निचला हाथ आता है, और ये जो भाग है ये ऊपर वाला हाथ आता है, ये ऊपरला हाथ निचला हाथ, इस तरीके से जो है ऊपरी हाथ निचली हाथ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, 4 से 6 इंच की जो पट्टी होती है वो छाती, जांग या धड़ पे जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, हालांकि ये जो है वो पूछा नहीं जाता है। ठीक है, या इतना जो है आपको एक आइडिया रखना है। पट्टियों की चौड़ाई का उपयोग, ठीक है, पट्टियों की चौड़ाई का उपयोग भाई छोटे गांव पर है तो 2.5 से 5 सेंटीमीटर की जो पट्टियां हैं वो उपयोग की जाती है, और यदि घाव बड़ा हो जाता है तो 10 से 15 सेंटीमीटर की जो पट्टियां हैं वो उपयोग में ली जाती है बस। ठीक है, ये भी कॉमन सेंस है, ज़्यादा 10 से 15, यही कोई फिक्स ऐसा होता नहीं है कि 10 से 15 के बीच में। ठीक है, तो ये कोई मानक चीज़ें है नहीं, इसलिए जो है आपको यहाँ पर इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक आइडिया रख लें ताकि क्या है अपने माइंड में वो चीज़ें इस तरीके से जो है वो सेट रहें, ताकि कॉमन सेंस अपना है वो कॉमन सेंस में वृद्धि हो, और अपना कॉमन सेंस यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें ये काम आए। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस बढ़ाने के लिए चीज़ें होती है। हाथ 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पैर 10, 12, 15 अंगुलियाँ 2.5 से 5 सेंटीमीटर। तो ये अब जैसे कोई फिक्स नहीं है, 10 भी है, 12 भी है, 15 भी है। ठीक है, किसी का हाथ बड़ा हो जाता है, बड़ी वाली पट्टी उस हाथ पे लगानी पड़ती है, किसी का हाथ पतला होता है तो छोटी वाली पट्टी है उस पर लग जाती है। ठीक है, तो ये कोई जो है एक बड़ा मतलब ऐसे कोई ऑफिशियल कोई आंकड़े हैं नहीं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। लोचदार पट्टी आती है, इलास्टिक बैंडेज आती है। इलास्टिक जो बैंडेज आती है ये मजबूत संपीड़न हेतु इसका काम में लिया जाता है। ठीक है, मजबूत संपीड़न, जो इलास्टिक जो पट्टी आती है वो खींच करके बांधी जाती है ऐसे। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे यहाँ पर की जो है किसी ने काटा है उसको खून रोकने के लिए यहाँ पर ये खींच करके जो पट्टी बांध दी जाती है उसको, तो ये इलास्टिक जो लोचदार पट्टी ये खींच जाती है, और ये क्या है एकदम टाइट बांध जाती है। तो ये क्या मजबूत संपीड़न, ठीक है, उसके लिए काम में आती है लोचदार पट्टी।
क्रैच जो पट्टी है, क्रैच पट्टी, ठीक है, या क्रैप पट्टी है, ठीक है, क्रैप पट्टी हमने पढ़ा था, गोज पट्टी भी पढ़ा, क्रैप पट्टी भी पढ़ा और ट्यूबुलर पट्टी भी पढ़ा। देखो यहाँ पर, ठीक है, क्रैप पट्टी भी पढ़ा, गोज पट्टी भी पढ़ा और ट्यूबुलर पट्टी भी पढ़ा। ये कौन से, ये सारे द्वितीयक के हैं, ठीक है। तो ये सारे कौन से, ये सारे द्वितीयक है। गोज पट्टी है, लोचदार भी इसमें अंदर द्वितीयक आता है। अब देखो हमने यहाँ पर लोचदार लिखा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं लोचदार, ठीक है। ये लोचदार जो पट्टी है इलास्टिक वाली, ठीक है, ये इलास्टिक भी किसकी है, ये द्वितीयक की, जबकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, 5 आप लिख सकते हो कि ये लोचदार भी इसकी है, ठीक है। ट्यूबुलर पट्टी हमने पढ़ी है। देखो ये जो क्रैप पट्टी है हल्की मोच के लिए काम आता है, क्रैप, ठीक है। और ट्यूबुलर जो पट्टी है वो इलास्टिक होती है और ये खेल गतिविधियों के अंदर काम में ली जाती है। यहाँ पर भी खेल स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए भी बहुत सारी पट्टियाँ होती है जो वो अलग अलग रखते हैं। जिम वाले हैं, जिम वालों के लिए भी अलग अलग पट्टियाँ होती हैं, तो ये बहुत सारी पट्टियाँ होती है, ठीक है। तो आपको जो है इतनी गहराई तक नहीं जाना है, हमें एग्जाम पास करना है, उसी हिसाब से हमें काम में लेनी चीज़ें। देखो एक इलास्टिक हमने पढ़ ली, अब होती है इन इलास्टिक पट्टियाँ, ठीक है। इन इलास्टिक पट्टियाँ जो डोमेट बैंडेज होता है जिसका उपयोग घाव पर करते हैं, त्रिकोणीय रुमाली बैंडेज होते हैं, इसका उपयोग हड्डी टूटने पर करते हैं और अंगों को सहारा देने के अंदर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, डोमेट जो बैंडेज है वो घाव पर, ये इन इलास्टिक बैंडेज होते हैं, ठीक है, जो मतलब खींचते नहीं है। हमने पढ़ा था लोचदार, हमने पढ़ा, अभी इलास्टिक है जो क्या संपीड़न के रूप में काम आता है, ठीक है, जिसके अंदर ये क्रैप हमने पढ़ा ही था, सूजन कम करने और जोड़ों को सहारा देने में काम आता है। कॉटन क्रैप जो है वो चोट या सूजन वाले स्थान पर, और कॉटन इलास्टिक बैंडेज है मोच खिंचाव या अन्य चोटों पर आता है। तो ये कोई स्पेशली जो है इस तरीके से ये काम में आता है, लेकिन इस तरीके से जो है वो पूछा नहीं जाता है, आप थोड़ा ध्यान में रखें इन चीज़ों को। यहाँ पर जो है त्रिकोणीय रुमाली बैंडेज, ये क्या करते हैं, हड्डी टूटने और अंगों को सहारा देने के काम आता है, क्योंकि ये थोड़ा इन इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ी हार्ड टाइप में आती है, ठीक है। कैम्ब्रिक और ओपन वेव बैंडेज होता है, मोच या खिंचाव आने पर नरम ऊतकों की चोट पर यह लगाई जाती है, ठीक है, ताकि वो हिले ज़्यादा नहीं। उसके बाद में जैसे क्रैप हमने पढ़ाई है कि भाई मोच, फ्रैक्चर और दबाव पट्टी के रूप में उपयोगी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी पढ़ा था। ये ट्यूबर और गोज हमने पढ़ा था, रोगी के पैरों और अंगुलियों के बीच में ये प्रयोग की जाती है। यहाँ पर ये मेनी जो टाइल बैंडेज है, बहुपूछी जो पट्टियाँ हैं, ये 4 से 6 इंच चौड़ी सूती कपड़े की कई पट्टियाँ होती है। और त्रिकोणीय जो पट्टियाँ होती हैं वो आपके ट्रायंगल बैंडेज होते हैं, लगभग 100 सेंटीमीटर यानी 40 इंच लंबी होती है। ये रक्तस्राव के नियंत्रण में उपयोगी होती है। तो ये पट्टियाँ कौन सी है, मतलब जितनी भी पट्टियाँ हमने पढ़ी ये कौन सी है, सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी पट्टियाँ हैं। यानी प्राथमिक पट्टियाँ तो हमने वही 4 नाम पढ़े थे, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोकोलाइड वाली, 2 और 2 हमने और पढ़ी थी, ठीक है। 4 पट्टियाँ हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर एक तो एल्गीलेट्स था और एक आपके कौन सा था, फोम, ठीक है, फॉर्म था, और एक आपके एल्गीगेट्स था और 2 आपके हाइड्रोजन से थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोकोलाइड थी। ये 4 आपके प्राथमिक थी। और बाकी जो भी पढ़ी हमने ट्यूब है, क्रैप है, बहुपची, त्रिकोणीय, जितनी भी पढ़ी ये सब कौन सी थी, ये सब सेकेंडरी है। सेकेंडरी अब ऊपर कुछ भी बांध लेते हैं, गाँव के जो नज़दीक पट्टियाँ होती है उसके ऊपर जो है कपड़ा भी बांधते हैं, ठीक है। गाँवों के अंदर तो है जो चोट वगैरह लग जाती है तो सबसे नीचे तो जो आती है आपके रुई जिसको बोलते हैं, ठीक है, रुई है उस वो लगाते हैं सबसे पहले गाँव प्राथमिक पट्टी के रूप में, और ऊपर कोई कपड़ा बांध देते हैं, ठीक है। और गाँवों के अंदर तो माएँ जो है वो अपना जो अपनी चूनड़ी जिसको बोलते हैं उससे जो है एक फाड़ करके और वो भी बांध देते थे, तो वो भी हमारे लिए तो पट्टी होती थी, ठीक है। तो प्राथमिक पट्टी रुई, और बाकी जो ऊपर है वो कुछ भी कपड़ा किसी तरीके की पट्टियाँ हैं वो बांध जा सकती है, ये प्रोफेशनल रूप से है। बाकी हम तो जो है छोटी मोटी चोट में तो ऐसे ही काम चला लेते थे, ठीक है। पट्टी बांधने के तरीके देखो, ये गोलाकार सर्कुलर रूप में बांधो और आटाकार पट्टी, ठीक है। आटाकार मतलब पट्टी को इस तरीके से जो है इस तरीके से आट के रूप में पट्टी को इस तरीके से बांधना, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहीं चोट लगे तो इस पट्टी को इस तरीके से ऐसे बांधते हैं, तो वो आठाकार रूप में बांधते हैं। गोलाकार बांध ली, रिवर्स स्पाइरल के रूप में बांध ली, स्पाइका जोड़ों पर बांध ली, कैपलाइन पट्टी होती है सिर की चोट पर बांध ली, सर्पिल और कमर पर बांधी जाने वाली बैंडेज वगैरह, ये पट्टी बांधने के तरीके हैं, ठीक है। तो जिस तरीके की चोट है उस तरीके की पट्टियाँ बांधनी जो है, ठीक है। और यहाँ पर आती खपची। देखो खपची या जिसको स्प्लिंट्स बोलते हैं, ये क्या है, यह खपची या स्प्लिंट्स हमें जो है जैसे कई मान लो अंगुली टूट गई, हड्डी टूट गई, या हाथ टूट गया, जोड़ों पे कुछ भी टूट गया, तो उसको जैसे हड्डी टूट गई इसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है एक खपची लगाई जाती है और उसको ऐसे बांध लिया जाता ताकि ये हिले नहीं, ठीक है। मान लो ये हाथ टूट गया तो हाथ को जैसे मान लो यहाँ पर ये इस तरह की खपची लगाई जाती है, फिर उसको यहाँ पर बांध दी जाती है ताकि हाथ की जो हड्डी है वो एकदम इस तरह रहे और हिले नहीं, बस और कुछ भी नहीं है। आपने आम जो है हर बार देखा होगा, हर जगह देखते हैं हम कि शरीर के हिस्से को इस तरह रखने के लिए काम करते हैं, कॉमन सेंस की बात है, दर्द कम करेगा और आगे की चोट की बचाएगा, ठीक है। इसमें कोई याद रखने वाली बात है नहीं। खपची का प्रयोग टूटे हुए भाग को हिलने से रोकना,
सपोर्ट होता है। और लकड़ी की फंटियाँ या बांस की पतली लकड़ियाँ खपची के रूप में प्रयोग करते हैं। गाँवों के अंदर जो है सभी ने ये चीज़ें देखी होगी, ठीक है। पुराने ज़माने में आप तो क्या हॉस्पिटल वगैरह आ गए तो वहाँ ले जाते हैं डायरेक्ट, या प्लास्टर वगैरह भी करते हैं। बाकी गाँवों के अंदर तो इस तरह की जो है प्राथमिक उपचार के अंदर प्लास्टर की वगैरह की हमें ऑन स्पॉट सुविधा ही नहीं होती है, वो चीज़ें क्या हॉस्पिटल में मिलती है। तो प्राथमिक उपचार के लिए हम जो है हमारे पास में इजी टू अवेलेबल जो चीज़ें हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो गाँवों के अंदर आपने देखा होगा कि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो पहले के समय जैसे किसी के लग जाता था हाथ की हड्डी, कंधे की हड्डी खेल खेल में टूट जाती थी, ठीक है, और हम कहते थे हाथ उतर गया, जो भी है उस तरह की जो है चीज़ें यूज, तो वहाँ पर क्या है वो जो है यहाँ पर घर पे जो बांस की लकड़ी वगैरह है उन्हीं को बांधते थे पहले, ठीक है। तो ये एक तरह का जो है वो प्राथमिक उपचार के रूप में इन चीज़ों को प्रयोग किया जाता है। इनके भी कुछ प्रकार है, जैसे स्टैटिक इम्प्लिंट है, स्प्लिंट है। स्टैटिक मतलब हो गया स्थिर, डायनेमिक मतलब हो गया गतिशील, ठीक है। तो स्थिर रखने में हिलने से रोकने, तो डायनेमिक हो गया एडजस्टेबल रेंज ऑफ मोशन, गतिशील सहारा। और यानी जो गतिशील अंगों को सहारा देता है जो है, ठीक है, वो उसमें क्या है कि भाई उन चीज़ों को काम में लाना पड़ सकता है, गतिशील भी रहता है, तो इस तरह की जो है कपची होती है। सीरियल स्टैटिक होती है, हड्डी को एक फिक्स्ड पोजीशन पर स्थिर रखे, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर ये देख लो, ये स्टैटिक है। ये जैसे ये जो देखो यहाँ पर ये बांध रखी है, ठीक है, हाथ के जस्ट ये नीचे ये इन्होंने बांध रखी है खपची, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक खपची बांध रखी है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ये बांध रखी है और यहाँ पर ये बांध रखी है, ठीक है, स्टैटिक वाली। यहाँ पर स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्प्लिंट है जो आपके एडजस्टेबल स्टैटिक पोजीशन के रूप में है। ये देखो ये इस तरीके की आती है, यहाँ पर ये बांध लिया बेल्ट, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये बेल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके की जो है वो आती हैं पट्टियाँ। और एक डायनामिक स्प्लिट आती है जो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर बांध ली और यहाँ पर ये बांध ली और यहाँ पर ये इससे कनेक्शन है, एडजस्टेबल रेंज ऑफ मोशन है, ताकि ये जो आपके हाथ वगैरह जैसे यहाँ पर बांध दिया, यहाँ पर अलग बांधी, यहाँ पर इसका जुड़ा हो गया, तो इस तरीके से जो आप है वो मोशन वगैरह है ये एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये अंगुली है, अंगुली की दोनों तरफ आ गई। सीरियल स्टैटिक जिसको बोलते हैं, स्टैटिक पोजीशन एट फर्दर्स्ट पॉइंट इन इट्स रेंज ऑफ मोशन। ये अंगुली के जो है इस तरीके की जो है वो बनाई जाती है कि अंगुली उसके अंदर आ जाए और अंगुली जो है हिले नहीं, तो ये आ जाता है सीरियल स्टैटिक के रूप में, ठीक है। तो ये जो है आपके इस तरीके की है खपची जिसको बोलते हैं। टूटे हड्डी पर खपची लगाने के उद्देश्य, अब यहाँ पर याद क्या रखोगे, कॉमन सेंस की पता है आपको, ऑप्शन पढ़ करके आप डिसाइड कर लोगे कि ये उद्देश्य होता है या नहीं होता है। 3 पॉजिटिव आएंगे, 1 नेगेटिव आएंगे। हिलने से रोककर दर्द कम करना ताकि पीड़ित को राहत मिले, सही बात है। टूटी हड्डी के शिरों को इस तरह रखकर हिलने से रोकना, ये भी सही बात है। अब मैं आपके एमसीक्यूज बना दूं, 3 पॉइंट ये लिख दूं, परिवहन में सुविधा, रोगी को सुरक्षित और आराम से ले जाया जा सकते हैं, 3 ये लिख दूं और चौथा कोई अलग लिख दूं, अब आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ही हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, सीधा सीधा है। तो मैं यहाँ पर एमसीक्यूज करवाऊँ उसका मुझे जो है ज़्यादा कोई फ़ायदा लगा नहीं। एमसीक्यूज मैंने आपको ऑलरेडी उपलब्ध करवा दिए हैं ऐप के अंदर, ठीक है। 1000 प्लस एमसीक्यूज मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं ऐप पर सिर्फ 99 रुपये के अंदर, ठीक है। और इसके साथ में तो वो 18 टेस्ट भी तो है आपके, ठीक है, 14 कंप्लीट टेस्ट भी तो है और प्लस 4 टॉपिक वाइज टेस्ट भी तो है, ठीक है। तो 14 टॉपिक को छोड़ो, आप अगर बाई चांस अभी लास्ट टाइम में है एग्जाम में कम समय आप नहीं दोगे, चलो मान लिया, तो 14 तो कंप्लीट वाले हैं, उसमें से 4-5 टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। 5-8 टेस्ट जो भी दो इनमें से दो। और यहाँ पर ये जो टेस्ट है 1000 प्लस, इसको 100% देना, ठीक है। 1000 प्लस क्वेश्चन है, इसको तो सोल्व करके ही जाना। यहाँ ही इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से हैंडल करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको जो है कॉन्फिडेंस इन प्रश्नों से आएगा। जब आप 1000 प्रश्न सोल्व कर लोगे तो आपको लग जाएगा कि अच्छा इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, यहाँ पर कॉमन सेंस यूज होता है और यहाँ पर कॉमन सेंस यूज नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाएगा, ठीक है। तो ये 1000 प्लस प्रश्न है, ये जरूर सोल्व करके जाना। और 14 जो कंप्लीट टेस्ट है उसके अंदर 4-5 टेस्ट जो भी आप दे पाओ वो जरूर दे के जाना, ठीक है। तो 99 रुपये के अंदर 14 टेस्ट और प्लस 1000 प्रश्न मिल रहे हैं, प्लस इनकी PDF वगैरह भी आपको वहीं पर मिल रही है। क्लासेज में आपको फ्री करवा ही रहा हूँ, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, इतना कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो परिवहन की सुविधा, खपची बांधने से रोगी को सुरक्षित और आराम से ले जाया जा सकता है। तो ये तो उद्देश्य हो गया, ठीक है। अब प्रकार यहाँ पर देख लो, जैसे वो हमने पढ़े थे, यहाँ पर क्या है हार्ड और जो है आपका सॉफ्ट है। यानी हार्ड जो कौन सी कठोर वस्तुओं से बनी जो आपके कपची है वो हार्ड है, जैसे लोहे या प्लास्टिक की जो छड़ें वगैरह होती है, हार्ड छड़ें, ठीक है, वो होती है। लकड़ी जैसे बांस की फंटी वगैरह है, प्लास्टिक बोर्ड है, डिब्बा वगैरह है, पुस्तकें 2 या 2 से अधिक पुस्तकें हैं वो भी बांध दी जाती है। मतलब ये जो है कोई प्रोफेशनल नहीं है, हम बात कर रहे हैं प्राथमिक उपचार की। यानी हमें इजी टू उपलब्ध जो वहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल है एट प्रेजेंट
उसी चीज़ों को एकदम से प्रयोग लेकर के जो चीज़ों को है वो रोगी को मतलब सहायता दिलाना, ठीक है, थोड़ा आराम देना, तो कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। लेटा हुआ, लपटे हुआ अखबार, पुस्तकें वगैरह, ये क्या है, ये हार्ड के अंदर मान लो आ गया। उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, हड्डियों को स्थिर करना, कैसे भी रखें, टूटे बाह को हिलने से रोकना और पीड़ित को राहत देना और हॉस्पिटल पहुंचाने तक इन चीज़ों को रखना, फिर जो है वो डॉक्टर अपनी कार्रवाई कर लेगा। तो ये जो है आपकी चीज़ें ध्यान में रखें, इनका किसी का भी प्रयोग करते हैं। फिर आता सॉफ्ट लचीली खपची, जो कोमल वस्तुओं से बनी होती है, जैसे मान लो कपड़ा, तौलिया, बेड शीट, तकिया, रबड़ सीट, ठीक है। और ये देखा होगा हॉस्पिटलों के अंदर जो है या फिर हम हॉस्पिटल तो क्या, हॉस्पिटल तो बाद में जाते हैं, प्राथमिक उपचार की बात कर रहे हैं, तो कहीं जैसे मान लो हम बीमार वगैरह हो जाते हैं तो पीठ के पीछे क्या है, तकिया दे देते हैं कि दर्द नहीं हो, कपड़े से कुछ चीज़ें बांध देते हैं, ठीक है, कि हिले नहीं करे नहीं। तो ये सभी जो है इन चीज़ों से आप वाकिफ़ हो, ठीक है। दैनिक जीवन में ये चीज़ें आपने बहुत बार काम में ली होगी, बस मैं तो आपको बता देता हूँ कि आपको इस चीज़ों को याद दिलाना मेरा उद्देश्य है कि ये चीज़ें सारी आपकी की हुई है, बस आपको ये चीज़ें याद करनी है कि हाँ हमने ये चीज़ें की है। आपके माइंड में एक सभी चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही जगह फिट करना, ठीक है, ये मेरा काम है। बाकी सारी चीज़ें आपको लगभग आ रही है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स है वो आपको ध्यान में नहीं होंगे। बाकी अब ये क्या चीज़ें आपके अलग अलग बिखरी हुई है, मैं उनको समेट करके एक ही जगह एक बंडल के रूप में आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ये होती है। आपको बस इनको एग्जाम के अंदर इस तरीके से उपयोग में लेना है, इस तरीके का अपना जो ज्ञान है, अपना जो कॉमन सेंस है, वो एग्जाम के अंदर इस तरीके से उपयोग लेना है। बस मेरा उद्देश्य ये है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी चीज़ें आपको सब आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इन चीज़ों का नॉलेज हो रहा है, टेस्ट से आपको उनका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन से हैंडल कैसे करें, और इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। टूटे वाले भाग की हड्डियां जो हिलने से रोकना और आराम प्रदान करना उद्देश्य है। और खपचे लगाने के सामान्य सिद्धांत, अब यहाँ पर देखो क्या क्या याद करोगे, देखना। पहचान, सबसे पहले टूटे हुए स्थान की सही पहचान करें। रक्तस्राव नियंत्रण, पहचान के बाद पट्टियों का उपयोग करके रक्तस्राव रोके, सही बात है, यही करोगे और क्या करोगे। दबाव न डाले, पट्टियां बांधते समय टूटे भाग पर दबाव न डाले, और जो दबाव या जोर न डाले, पता है उनको दर्द होगा तो दबाव वैसे ही नहीं डालेंगे, आराम आराम से काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। हड्डी सीधी नहीं करें, ठीक हो। यदि टूटी हड्डी त्वचा से बाहर निकल आई है तो उसे वापस सीधा करने का प्रयास न करें, इससे रक्तस्राव, सूजन और दर्द बढ़ सकता है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान में रख सकते हैं कि भाई ठीक है, कोई जो है जल्दबाजी के अंदर उस हड्डी को सीधा नहीं कर दे, ठीक है। तो जहाँ पर जो है फंसी हुई है हड्डी, उसको फंसी रहने दे, बाकी चीज़ों की तरफ कैसे आप आराम दिला सकते हो वो सोचें, ठीक है। निचली बाहें की बात करें, कलाई और कोहनी, ये निचली बाह हो गई, ठीक है, कलाई और कोहनी के मध्य का, ठीक है। ऊपरी बाहें, कंधा और कोहनी के जोड़ को इस तरह रखने के लिए ये ऊपरी बाहें हो गई। निचली टांग हो गई टखना और घुटने के नीचे वाली, और फिर ऊपरी वाली टांग हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। घुटना और जांग तक इस तरह के कस कर न बांधे, खपची बहुत ज्यादा कस कर न बांधे, अन्यथा रक्त परिसंचरण है वो रुक सकता है। इतना भी नहीं कसे कि रक्त है वो चलना रुक जाए, तो ये भी आपको पता ही है। फिर आपके फ्रैक्चर स्पेसिफिक बोन्स की यदि बात करें, निचली बाह, ठीक है, फोर आर्म की बात करें, रेडियस और अल्ना अस्थि जो होती है। ऊपरी बाह की बात करें, ह्यूमरस होती है, ठीक है, यानी यह जो है आपके रेडियस और अल्ना जो अस्थियां होती है यहाँ पर ये ह्यूमरस अस्थियां होती है। निचली टांग पर टीबिया और फिबुला अस्थियां होती है। ऊपरी टांग पर फिमर होती है, जो आपकी जांग वगैरह बोलते हैं फिमर को। टीबिया और फिबुला आती है जो यहाँ पे जो टखना और घुटना का है उसके मध्य, ठीक है। ये और ह्यूमरस यहाँ पर आती है, रेडियस और अल्ना यहाँ पर आती है। तो ये अस्थियों का प्रकार है, ठीक है। आप साइंस में वगैरह में भी आप हैं, जो आपके कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें है, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये इस तरह की जो है आपके इस तरीके के, जैसे ये कपड़े से वगैरह बांध ली, इस तरीके से बांध लिया, ऐसे कपड़ा बांध लिया, इस तरीके से बांध लिया, इस तरीके से बांध लिया, ये जो है आपके पैर है इस तरीके से बांध लिया, यहाँ पर ये इस तरीके से बांध लिया। तो ये क्या है, ये एक इनका प्रकार है, ठीक है। और सी स्पाइन जो है ये आपके कहाँ पर आती है, एसएमआर, स्पाइनल मोशन आपके जो है रेस्ट्रिक्शन, ये आती है हमारे गर्दन और रीढ़ की जो सुरक्षा है उसके लिए काम में आती है। सर्वाइकल जिसको बोलते हैं, ठीक है, सर्वाइकल कॉलर, यानी सर्वाइकल कॉलर जिसको बोलते हैं, गर्दन और रीढ़ की सुरक्षा हेतु काम में आती है। यदि कॉलर नहीं हो तो बोतल, अखबार और जूते आदि से जो क्या है आपके गर्दन स्तर कर सकते हैं। तो गर्दन और रीढ़ की जो है यहाँ पर इन चीज़ों को स्तर करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, सी स्पाइन या फिर सर्वाइकल कॉलर इनको बोलते हैं, ठीक है। और लोग रोल तकनीक, रीढ़ को बिना मोड़े मरीज को हिलाने की तकनीक, और यहाँ पर क्या चार चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि भाई रीढ़ के किसी को तकलीफ है तो अब रीढ़ को बिना मोड़े मरीज को हिलाना है, तो कम से कम 3-4 लोग चाहिए जो है इसको इनको बिना मोड़े हिला सकते हैं। तो 4 लोग हैं तो इनको पकड़ करके जो है हिला सकते हैं, तो लॉग रोल, ठीक है।
हेलमेट हटाने की तकनीक है, यहाँ पर भी ये क्या याद करोगे बताओ। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये हेलमेट की जो विंडशील्ड है वो खोलेंगे और उसके बाद में देखो पट्टा काटें और दोनों हाथ हाथ दोनों ओर रख करके और मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन दे और फिर धीरे धीरे हेलमेट हटाए। यानी ये जो है विंडशील्ड खोले, पत्ता काटे और यहाँ पर एक जना दो यहाँ से एकदम टाइट पकड़े, ठीक है, और एक जना आराम से हेलमेट धीरे धीरे निकाले ताकि गर्दन और हिले नहीं और गर्दन पे इसमें यहाँ पे दर्द नहीं हो। तो यहाँ पर बस इसको एक से टाइट टाइट एक जना पकड़ा रखेगा, दूसरे जना हेलमेट निकालेगा, दो जने की आवश्यकता होती है बस। यहाँ से जो ये चीज़ें निकल जाएगी, इसमें क्या जो है याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। और प्रकार की देखें आप, ये वहाँ पर ये वैसे तो हमने देखा है कि ये स्प्लिंट के प्रकार वगैरह है, लेकिन यहाँ पर देखो एंकल स्प्लिट रखने के लिए, फिंगर अंगुली के लिए, शुगर टोंग कलाई के लिए, थंब अंगूठा के लिए, नेजल नाक के लिए, अल्नर गटर, ठीक है, फोर आर्म के लिए, यानी ये जो फोर आर्म, ठीक है, अगली हथेली के लिए अल्नर, यानी अभी हमने पढ़ा था अस्थि, ठीक है, अल्ना जो हमने पढ़ी थी वहां पर आती है, सर्वाइकल अभी हमने पढ़ा था गर्दन के लिए। तो ये जो जो वर्ड्स हमने पढ़े थे उन्हीं का इनके लिए वर्ड के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर आपके स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र अच्छे से पढ़ा हुआ होता ना तो ये चीज़ें इतने जो है आपको याद रखने की जरूरत नहीं थी, सीधी चीज़ें काम हो जाएगा, ठीक है। जोखिम, ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, बंद स्थान में दबाव बढ़ना, और आपके क्या है केमिया, केमिया क्या है भाई, रक्त प्रवाह में रुकावट और उत्तक शक्ति, ठीक है, और संक्रमण, जोड़ों की अकड़न और त्वचा का फटना, ठीक है। ये रिस्क रह सकती है इसके अंदर कि भाई जो है यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ पर यह कोई रिस्क इतना कोई जो है बड़ी है नहीं और याद रखने की इतनी कोई आवश्यकता है नहीं। उसके बाद में क्या आता है, घायल का परिवहन। घायल का परिवहन के अंदर क्या है कि कोई घायल व्यक्ति है उसको आप किस तरीके से जो है हॉस्पिटल पहुंचाओगे, किस तरीके से घायल व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे। कोई यहाँ पर कहीं पर भी दुर्घटना हो गई और कहीं पर घायल व्यक्ति जो है वो सड़क किनारे वगैरह पड़ा है, आप उसको किस तरीके से उठाओगे और किन किन परिस्थितियों के अंदर किस तरीके से उठा करके आप जो है घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाओगे, उसके बारे में है देख लेते हैं। यहाँ पर भी कॉमन सेंस की बातें हैं देखना। दुर्घटना स्थल से घायल को उठा करके सुरक्षित रूप से अस्पताल तक पहुंचाना घायल का परिवहन कहलाता है। ये प्राथमिक उपचार की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है। भाई हॉस्पिटल सुरक्षित पहुंचाना ये एक प्राथमिक उपचार में से जिम्मेदारियों में से एक है। हॉस्पिटल पहुंचे, दुर्घटना स्थल से हॉस्पिटल तक पहुंचने के बीच का जो रास्ता है उसके बीच में उसको तकलीफ नहीं हो, एकदम अच्छे से आरामदायक स्थिति के अंदर उसको ले जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं। घायल के परिवहन के सिद्धांत, घायल को उसके पैरों पर चलकर नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है, पैरों पर चलाकर नहीं ले जाना चाहिए। यदि स्थल पर गैस रिसाव हो रही हो, आग आदि का यदि खतरा हो तो घायल को तुरंत वहां से हटाए, ठीक है। ये तो जो है वो कॉमन सेंस की बात है। परिवहन के दौरान निम्न कारकों पर ध्यान दे। पहला देखें कि चोट की प्रकृति और गंभीरता कैसी है। कम है तो परिवहन के समय जो है स्पीड से या इस तरीके के रास्ते से लेके जा सकते हैं। घायलों की संख्या कितने घायल है, एक दो है ज़्यादा है, इस तरीके से वाहनों की एम्बुलेंस की जो है वो सुविधा उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जा सके। दूरी कितनी है, हॉस्पिटल कितना दूर है ये भी देखें। और परिवहन करने का मार्ग कौन सा रहेगा, क्या मार्ग, क्या रोड कैसी है, अच्छी है, किस रोड से किस मार्ग से लेके जाए, कि किस में जो है कम खड्डे वगैरह आए, किस में जो है वो सही है, कौन सा नज़दीक पड़ रहा है, किससे जल्दी पहुंचेंगे। तो ये सारा एनालिसिस करना क्या है, ये इन पे परिवहन निर्भर करता है। तो कॉमन सेंस की बात है। अकेले प्राथमिक उपचारक को संभव हो तो एम्बुलेंस की सहायता लेनी चाहिए। घायल को एक ही स्थिति में स्थिर रखकर ले जाना चाहिए, स्थिति नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आ जाए आप सभी सही कर लोगे। उसके बाद में उठाने की विधियाँ हैं। एक व्यक्ति या फिर अकेला कोई अगर व्यक्ति है तो वो उस घायल को कैसे उठाएगा, ठीक है। देखो यदि छोटी चोट हो और हल्के वजन हो या फिर नज़दीकी दूरी के लिए एक व्यक्ति बहुत है, छोटी चोट हो, हल्का वजन हो और या फिर नज़दीकी दूरी तक ले जाना है तो एक व्यक्ति ले जाया जा सकता है। यदि कोई गंभीर घायल है और लंबी दूरी के किसी को ले जाना हो तो एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा, स्ट्रेचर के द्वारा, ठीक है। स्ट्रेचर के द्वारा सबसे सुरक्षित तरीका होता है, लंबी दूरी और गंभीर चोट के लिए ये उपयोगी होता है। तो अकेला व्यक्ति है, कोई छोटी मोटी चोट हो और हल्का सा वजन हो, उसमें कम वजन हो, भारी व्यक्ति नहीं हो और थोड़ी दूर ले जाना है तो एक व्यक्ति ले जा सकता है, बाकी दो और फिर स्ट्रेचर, ठीक है। तो ये भी कॉमन सेंस की बात है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर देखो केवल एक व्यक्ति द्वारा सिंगल पर्सन मेथड द्वारा घायलों को उठाने की
विधियाँ। पहली कौन सी है? पालना विधि। ठीक है, अब देखो पालना विधि क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा कल करवा चौथ के अंदर बहुत जो है काफ़ी स्टेटस मैंने देखा कि लगाए हुए थे, और फिल्मों के अंदर भी देखा है कि व्यक्ति जो है अपनी प्रेमिका को या फिर अपनी वाइफ को, या फिर कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह चोट वगैरह हो जाती है तो एक अकेला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति जो चोटिल व्यक्ति है या अपनी प्रेमिका वगैरह को इसी तरीके से उठा करके, ठीक है, ऐसे एकदम पालने से हाथ से उठा करके लेके हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। वो नज़दीकी दूरी का हॉस्पिटल होता है या कम चोट होती है उसके लिए उसको ऐसे हाथ से पालना बना करके और ऐसे हाथ से उठा करके उसको ले जाया जाता है। ठीक है, तो वो हो गया। खिंचाव विधि, ड्रैगिंग मेथड्स कौन सा होता है, यानी रोड की एक तरफ मान लो चोटिल व्यक्ति या मरीज है, ठीक है, वहां पर दुर्घटना हुई है, अब क्या है सबसे पहले उसको सुरक्षित स्थान ले जाना है, व्यक्ति अकेला है तो वो क्या कर सकता है, उसको पकड़ के खींच के रगड़ करके खींच के ले जाता है। वो मान लो उसको उठाया नहीं, उसने पकड़ा और थोड़ा सा ऐसा खींच करके साइड में कर दिया। ठीक है, जैसे हाथ पकड़ा, कंधे से पकड़ा, मान लो पैरों के लगी है कंधे से पकड़ा, या हाथों यहाँ पे लगी हुई तो पैर पकड़ा और उसको खींच करके रोड से अलग कर दिया, अकेला व्यक्ति है। ठीक है, ऐसे। तीसरा है फायरमैन कैरी मेथड। फायरमैन कैरी मेथड क्या होता है, अकेला व्यक्ति है, मान लो फायरमैन जहां पर आग वगैरह लग जाती है तो जो कोई व्यक्ति बचाने जाता है वो क्या करता है, अगले व्यक्ति को उठा करके यहाँ पर पीठ पर यहाँ पर रख के लाता है। ठीक है, यानी उसकी जो है बॉडी का जो है मुंह पीछे और पैर इधर हो, फिर वो ऐसे से पकड़ लेता है और ऐसे कंधे पे रख के लाता है उसको, वो उसे बोलते हैं फायरमैन कैरी। ठीक है, शायद आप समझ जाओगे, मैं अब आपको जिस कैसे बताऊं, इस तरीके से जो है उस व्यक्ति को यहाँ पर डाल के और इस तरीके से लेके आते हैं। बैसाखी विधि अगला आएगा, कौन सा, बैसाखी मेथड्स। बैसाखी मेथड में क्या होता है, हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति कम चोटिल व्यक्ति को है वो लेकर जा सकता है। बैसाखी मतलब है कि किसी जो है चोटिल व्यक्ति के ऐसे कंधे है उसका मतलब बुढ़ापे की लाठी जिसको बोलते हैं, बैसाखी बोलते हैं, कि भाई कंधे पे हाथ रखवा दिया और उसको ऐसे पकड़ के उसको धीरे धीरे चलाया। ठीक है, यानी उसकी बैसाखी बनने का काम किया। ठीक है, एक तरफ इन्होंने पकड़ लिया और उसको चला दिया, मतलब मरीज एकदम सही अवस्था में, उसको हल्का से सहारे की आवश्यकता है। और पीठ पर उठाना, ठीक है, और पीठ पर हम छोटे जब बच्चे वगैरह थे तो उनको आपने देखा होगा कि वो पीठ पे किस तरीके से आप उठाते हैं पीछे पीठ पर, तो वो अकेला व्यक्ति है इन तरीकों से जो है घायल को उठा सकता है। ठीक है, इसमें कोई याद रखने वाली बात है नहीं। उसके बाद में देखो, यदि एक से अधिक व्यक्ति हो जाए तो वो जो है उस घायल का परिवहन कैसे करेंगे, तो मानव बैसाखी विधि। मानव बैसाखी विधि का मतलब हो गया कि वहां पर एक व्यक्ति था, अब क्या करे कि पीड़ित व्यक्ति के इस तरफ अलग व्यक्ति और इस तरफ अलग व्यक्ति, दो व्यक्ति हो जाए और पीड़ित व्यक्ति को है वो बीच में रखे और एक एक इस वाले कंधे को पकड़ ले, एक इस वाले कंधे को हाथ को पकड़ ले और दोनों तरफ बैसाखी बन जाए और उसको इस तरीके से जो है वो चला के ले जाए, तो मानव बैसाखी विधि हो गई, यानी दोनों तरफ बैसाखी बन गई। ठीक है, और चारों हाथों वाली आसन विधि। ठीक है, चारों हाथों वाले आसन विधि का मतलब हो गया कि दो हाथ इस व्यक्ति के, दो हाथ इस व्यक्ति के, और इन दोनों हाथ आपस में ऐसे पकड़ करके और आसन बना दिया और इनको जो है ऊपर ऐसे बैठा करके उसको लेके गए। ठीक है, चारों हाथों, दो इधर व्यक्ति दो इधर आमने सामने खड़े हो गए, पकड़ लिया और इसके ऊपर इनको बैठा दिया और इनका परिवहन कर दिया। ये हो गया चारों हाथों वाली आसन विधि। दो हाथों वाली गद्दी विधि। ठीक है, वही गद्दे की तरह, वही जो है दो हाथ है उसको दोनों तरफ से पकड़ लिया और उस तरीके से उनको ले जाया। पीछे कंधे और टांगों से उठाना विधि। पीछे कंधा और टांगे का मतलब हो गया दो जनों ने यहाँ, एक जने ने यहाँ पे पकड़ लिया कंधे से और एक जने ने टांगे पकड़ ली और उठा के लेके गई, यानी एक ने हाथ पकड़ लिया एक ने पैर पकड़ लिया और उसको ऐसे उठा करके ले गई। ठीक है, तो हाथ तो नहीं पकड़ते, कंधा पकड़ते हैं, मतलब एक तो यहाँ पर कंधा के नीचे से पकड़ते हैं और एक टांग पकड़ते हैं और उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। किचन कुर्सी का उठाव, ये कौन सी होती है पता है, आपने देखा होगा, कुर्सी जो चेयर आती है, चेयर पे बिठा दिया और चेयर को पकड़ लिया, एक ने चेयर के पाए पकड़ लिए, एक ने चेयर को पीछे से पकड़ लिया। ठीक है, और उस चेयर समेत ही उसको उठा के लेके गई, तो वो किचन कुर्सी उठा विधि। और 3 पर्सन कैरी विधि, 3 व्यक्ति हो गई, तीनों ने एक व्यक्ति को सुला दिया और तीनों ने उठा लिया, एक ने बीच में पकड़ लिया, एक ने सिर पकड़ लिया, एक ने टांग पकड़ ली और तीनों ने अपने नीचे हाथ दे दिया और तीनों ही इसको व्यक्ति को है वो लेके चले गए। तो ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो है ये मेथड आते हैं। उसके बाद में स्ट्रेचर। अब स्ट्रेचर तो आप सभी ने देखा ही होगा, हॉस्पिटलों के अंदर स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं, जैसे एम्बुलेंस उतारते हैं स्ट्रेचर लेके आते हैं बाहर, स्ट्रेचर पे सुलाते हैं और जिसके टायर लगे होते हैं उसको जो है फटाफट लेके जाते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं। एक होती है यूटिला और मुड़ाव स्ट्रेचर। ऐसी स्ट्रेचर होती है जो फोल्डिंग होती है। ठीक है, फोल्डिंग होकर छोटी हो जाती है, जिसके पाए पैर वगैरह फोल्ड हो जाते हैं और उसको उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जहाँ जरूरत पड़ी उसको सीधा खोला और पैर वगैरह खोले और वो स्ट्रेचर बन गई, उस पर सुलाया, काम चला। तो ये फोल्डिंग वाली होते हैं।
बाकी कुछ नहीं, स्ट्रेचर के नॉर्मल प्रकार होते हैं, यहाँ पर इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मानक फोल्डिंग स्ट्रेचर्स होते हैं, ठीक है। और काम चलाओ स्ट्रेचर्स, अब काम चलाओ स्ट्रेचर के रूप में मतलब हम स्ट्रेचर तो हम घर पे भी कुछ भी बना सकते हैं ना भाई। एक कंबल वगैरह है, बिस्तर वगैरह है, उस पर लेटा दिया, कंबल को दोनों कोनों से यहाँ से पकड़ लिया, एक ने वहाँ से पकड़ लिया, मजबूत कंबल थी। जैसे छोटे बच्चों वगैरह हैं तो अंदर वो पड़े हैं, ठीक है। गाँवों के अंदर छोटे बच्चों को जो है वो पालना वगैरह खिलाने के लिए क्या है, वो किसी का भी बना देते थे, ठीक है, कपड़े का बना देते थे। एक चादर वगैरह होती थी, चादर के दोनों कोनों से यहाँ बांध देते, दोनों कोनों से वहाँ बांध देते, बीच को उसको अंदर सुला देते थे, ऐसे पालना बना देते थे, ठीक है। तो वो पालना स्ट्रेचर या काम चलाओ स्ट्रेचर, उसको कुछ भी बोल सकते हैं। पोल या कैनवास का स्ट्रेचर वही हो गया, ठीक है। वही वही एक कैनवास लिया, चार जो है आपके उसके अंदर पोल बनाए और बांधे, और उस तरीके का जो स्ट्रेचर, ये पोल वाला आता है, ये वाले आते हैं, ये 3-4 तरह के स्ट्रेचर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। घायल को लादने के तरीके, स्ट्रेचर पर घायल को कैसे लादेंगे, तो एक तो देखो हाथों से उठा करके, ठीक है, एक आदमी इधर एक आदमी उधर, उनको अच्छे से उठाया और धीरे से स्ट्रेचर पे रखा। एक कंबल से उठाया, ठीक है, कंबल पे सुलाया, कंबल सहित स्ट्रेचर पे सुला दिया, ये मैंने आपको बता ही दिया। ध्यान रहे घायल को हमेशा सिर की तरफ से स्ट्रेचर पर लादना चाहिए। अब ये पॉइंट आपके याद रखने लायक है बस, ठीक है, ये पॉइंट आपके याद रखने लायक है, बाकी तो याद रखने लायक कुछ था नहीं। घायल को हमेशा सिर की तरफ से स्ट्रेचर पर ला देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और उतारने के लिए भी हाथ या कंबल का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें की है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज है वो ज़रूर ज्वाइन करें, 1000 क्वेश्चन से सोल्व ज़रूर करें, ताकि आपके उससे कॉन्फिडेंस आए और जो है आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। और हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, 2-3 क्लासेज में इसकी और लूँगा, जिसके अंदर कुछ चीज़ें आपको और बताऊँगा, ठीक है। पहले प्लान इतना ही था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कुछ 2-4 चीज़ें और करा दूँ, क्योंकि देखो है तो सारी कॉमन सेंस की चीज़ें, कुछ ही पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। प्रत्येक क्लास के अंदर मैं आपको बताऊँ तो मुश्किल से आधा पेज आप शॉर्ट में लिखोगे तो आधा या एक पेज बनेगा, बस इतना ही याद रखना होता है, बाकी चीज़ें कॉमन सेंस की है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को जितनी भी चीज़ें आप लोगों को आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके नॉलेज में है, दैनिक जीवन में आपने देखा, बस मैं उसका संग्रह आपको एक बार बता दूँ, एक मैं आपको उसका जो है समग्र करके मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को उपयोग करो प्रश्न हल करते समय आपके नॉलेज का। तो इस चक्कर में मैं प्रयासरत हूँ, उम्मीद है मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है। और ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी 2-3 क्लासेस और रहेगी। देखो एक के अंदर तो क्या सामुदायिक वाला जो पार्ट है वो है, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर संस्थाएं जो प्राथमिक उपचार के लिए काम करती है, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, स्थानीय स्तर की संस्थाएं हैं। एक ट्रॉमा जो है आप बार बार देखते हो, आप हर जगह दैनिक जीवन में देखते हो कि ट्रॉमा सेंटर बने हुए होते हैं। ट्रॉमा क्या है, एक सरकार की योजनाएं जो चलती है, ठीक है, जो इससे इनसे रिलेटेड योजनाएं हैं उन पे भी बात करेंगे। इसके अलावा जो है अनेक प्रकार के जो है दुर्घटनाएं होती है छोटी छोटी, उन पे बात करेंगे। कुछ दुर्घटनाओं की हमने पहले बात कर ली है, और जो बीच से कोई छूट गई है तो उनकी भी यहाँ पर बात करेंगे। यानी तमाम जो है कंप्लीट जो है हमारे यहाँ पर ये चीज़ें रहने वाली है। 2-3 क्लासेस के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं, ठीक है, छोटी छोटी दुर्घटनाएं। मैंने हर एक तरह की दुर्घटनाएं इसमें शामिल करने का प्रयास किया है, चाहे भले वो लू हो, चाहे तापमान से लगे, चाहे बुखार हो, हर तरह की चीज़ें इसमें शामिल किए। आपको इससे बाहर कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको मेरी सारी क्लासेस देखनी है अच्छे से। पीडीएफ के लिए आपको मतलब ऐप के अंदर मिल जाएगी। 1000 क्वेश्चंस आपको ज़रूर सोल्व करने हैं, और टेस्ट के अंदर 5-7 आपको कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट देने हैं। यानी वो 99 रुपये के अंदर जो टेस्ट सीरीज़ है अभी ऑफर चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उससे आपका काम है वो लगभग हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं फ्री करवा रहा हूँ। नहीं यानी आपको रोडवेज का जो ये पार्ट है, प्राथमिक उपचार और यातायात नियम का, इसका वो मतलब आपके ऑल इन वन सॉल्यूशन है, वो यहाँ पर एग्जाम बंधु अकेडमी पे आपको मिल जाएगा।